नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 6 से संबंधित है। और आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए एवं प्रदेश सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है, बताइए। मतलब इस प्रश्न में मृदा अपरदन को आपको बताना कि मृदा अपरदन क्या है, उससे प्रभावित क्षेत्र क्या कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपको दिखाना है। फिर जो है प्रदेश सरकार इनकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मृदा की ऊपरी परत अपरदित होकर अन्यत्र चले जाते हैं, जिसके कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है एवं बंजर भूमि के विस्तार की संभावना बढ़ जाती है। मतलब मृदा अपरदन का तात्पर्य वही है कि जो हमारी जो ऊपरी मिट्टी होती है वो किन्हीं कारणों से उसका क्षरण हो जाता है, वो कहीं और चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भूमि का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। और एक बड़ी संभावना ये रहती है कि जो आगे चल करके वो भूमि जो है वो बंजर हो जाए। तो आप यहाँ मृदा अपरदन का एक बहुत संक्षेप में परिचय दे दिए। और अब आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के कारण क्या हैं। अगर आप कारण बताएंगे तभी निवारण के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है वो बेहतर होगा समझने की दिशा में भी। तो इसलिए कारण क्या है, तो कारण में जो है दो कारण है। प्राकृतिक कारण होता है, एक मानवीय कारण। मतलब जो है मृदा जो अपरदित होती है वो दो कारणों से होती है। पहला जो है वो प्राकृतिक कारण, दूसरा जो है वो मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण के तहत जलवायु अपरदन और वायु अपरदन। मतलब उत्तर प्रदेश की जो मृदा जो अपरदित होती है बेसिकली दो कारणों से ही होती है। वो जलवायु अपरदन से होती है, जलीय अपरदन से और वायु अपरदन से होती है। हालांकि प्राकृतिक कारणों में हिमानी के द्वारा भी होती है मृदा का, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में हिमानी जैसी कोई चीज है नहीं उत्तराखंड के अलग होने से, तो यहाँ केवल जलीय और वायु अपरदन ही जो प्राकृतिक कारण है वही आपको बताना है यहाँ। और फिर मानवीय कारक में प्रत्यक्ष कारक और अप्रत्यक्ष कारक। प्रत्यक्ष कारक के तहत वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग। ये जो है ये मानवीय में प्रत्यक्ष कारक के तहत है। और अप्रत्यक्ष कारक के तहत क्या है, बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनन कार्य आदि। यहाँ आप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही डायग्राम बना करके दिखा दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के कारण प्राकृतिक, मानवीय, प्राकृतिक में जलीय वायु और मानवीय में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जो है और अप्रत्यक्ष में जो है, इसको दिखा करके फिर आप जो है अगले पॉइंट पे आ जाइए। देखिए, अब जो हमारा अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, उसमें पूछा जा रहा ना कि भाई मृदा अपरदन क्या है और प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं। तो अब आप जो है प्रभावित क्षेत्र को बताइए। तो उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारणों के तहत दो कारक जिम्मेदार हैं, वही जो वायु अपरदन और जल अपरदन। और फिर अगर क्षेत्रों की बात करें तो जो सबसे पहला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो है तराई एवं भाभर का क्षेत्र। देखिए, ये एक यूपी का मैप है, आपको दिख रहा होगा, ये है। आप लोग भी मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से बनाने का प्रयास करें। यदि बना के इस तरीके से आप दिखाते हैं
ये यूपी का, और ये जो क्षेत्र है, ये जो पट्टी है, ये भाभर तराई का क्षेत्र है, और इसके जस्ट यहाँ जो है ये खादर का क्षेत्र है। तो वही कह रहा है कि जो तराई एवं भाभर क्षेत्र जो जलीय अपर्दन से प्रभावित हैं। वो जलीय अपर्दन से कैसे प्रभावित हैं, आप इनकी अवस्थिति देखिए। ये जो है एक तरीके से हिमालय पर्वत से एकदम सटे हुए, और यहीं से जो प्रमुख नदियां निकल रही हैं, यहाँ से वर्षा के समय में बहुत ज्यादा बरसात होती है तो पानी आ रहा है, तो ये क्षेत्र जलीय अपर्दन से प्रभावित है, ये आप दिखा दीजिए। फिर अगला क्या है, चंबल नदी क्षेत्र और नलिका अपर्दन से प्रभावित है। देखिए जो चंबल नदी क्षेत्र है वो एक तरीके से कुछ उत्तर प्रदेश के जिले, जैसे उसमें बहुत प्रमुख जिला इटावा है, मैनपुरी है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जैसे मुरैना हुआ, ग्वालियर क्षेत्र हुआ, तो ये सब जो क्षेत्र में है वो अवनलिका अपर्दन के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से कुख्यात है कि अवनलिका अपर्दन वहां बहुत ज्यादा होता है। तो वो आप दिखा देंगे, चंबल नदी क्षेत्र वाला ये क्षेत्र है। और फिर खादर क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है। अब ये जो क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ बाढ़ खूब आ जाता है, तो बाढ़ के द्वारा भी क्या होता है कि जब बाढ़ आता है तो अपने साथ जो है जो मृदा की जो ऊपरी परत है उसको जो है वो बहा के लेके चली जाती है, तो वो भी मृदा अपर्दन का कारण बन जाती है। और मथुरा एवं आगरा क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित हैं। जो हमारा जो मथुरा और आगरा का जो जिला है वो वायु अपर्दन से प्रभावित है। तो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं आपने उनकी चर्चा कर दी, उनको मैप में दिखा दिया, और वो किससे प्रभावित है, मतलब जल से प्रभावित है कि वायु से प्रभावित है, आप उनको दिखा दीजिए। फिर इसके अलावा देखिए ये तो हो गया प्राकृतिक कारण, लेकिन प्राकृतिक कारणों के तहत ही तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही बताया है कि मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार होती हैं। तो अगर आप अपने प्रश्न के उत्तर में यहीं तक लिख के आ जाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ आपको मानवीय जो गतिविधियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी है, और आप यहाँ लिख दीजिए कि इसके अलावा मानवीय कारकों के तहत वनों की कटाई, अति पशुचारण और संरचना, मतलब जो आधारभूत संरचना का विकास है, जैसे सड़क हुआ, नहरें हुई, पुल हुआ, फिर खनन कार्य एवं कृषि कार्यों द्वारा पूरा प्रदेश ही मृदा अपर्दन की समस्या से जूझ रहा है। मतलब प्राकृतिक कारण की तो चर्चा आपने कर ही दी, लेकिन जो मानवीय कारण है, प्राकृतिक कारण तो कुछ क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे इधर भाभर खादर का क्षेत्र, ये चंबल का क्षेत्र, ये आगरा मथुरा का क्षेत्र, लेकिन जो मानवीय गतिविधियां हैं वो पूरे प्रदेश में ही मृदा अपर्दन को एक तरीके से मृदा अपर्दन का कारण बन रही हैं। और उसमें वही है वनों की बहुत ज्यादा कटाई। यदि वनों की कटाई हो रही है तो वन जो होते हैं, वृक्ष होता है, वो जमीन को एक तरीके से बांधे रहता है, तो जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो जमीन का क्षरण होगा ही। इसी तरीके से अति पशुचारण भी एक बहुत बड़ा कारण बन के आता है, तो आपको इस सबको का उल्लेख कर देना है। तो यहाँ आपने इसको बता दिया। फिर आगे देखिए, हाँ ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका जो है पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप अपना उत्तर यहाँ भेज दीजिए, हम उसको चेक भी कर देंगे और उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। तो इसका बहुत लाभ है, आप लोग इससे जुड़िए। और ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसे आगे बढ़ाइए। तो आप लोग इसे देख लीजिए। अब देखिए, इसमें जो हमारा चौथा पॉइंट है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृदा अपरदन को रोकने के लिए उठाए गए कदम। प्रश्न का जो दूसरा पक्ष था उसमें यही कहा जा रहा था, जैसे पहले पक्ष में तो ये था भाई मृदा अपरदन क्या है और उससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के वो आपको बताना था। लेकिन फिर वो कह रहा है कि प्रदेश सरकार इसकी रोकथाम के लिए प्रयास क्या कर रही है। तो अब हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं कि प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो सबसे जो पहला प्रदेश का सरकार का प्रयास है वो मृदा अपरदित क्षेत्रों का मानचित्रण करना। मतलब
मानचित्रण करके वो एक तरीके से पता लगा रही है प्रदेश सरकार कि हमारे कौन कौन से क्षेत्र हैं कि जो खनन के द्वारा, उद्योगों के द्वारा या फिर प्राकृतिक कारणों जिसमें जल और वायु के कारण कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और वो किस दर से प्रभावित हो रहे हैं, मतलब उसकी सारी जानकारी रखना। और यदि जब जानकारी रखेंगे तभी एक नई नीति बना सकेंगे उसके रोकथाम के लिए। तो सबसे पहला काम यही है कि मानचित्रण करना, मतलब चीजों को लोकेट कर लेना। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी की जांच तथा सही उर्वरकों का प्रयोग। देखिए मैंने पिछले भी क्लास में आपको बताया था कि जो है सॉयल सॉयल हेल्थ कार्ड जो है वो एक तरीके से मिट्टी की जांच होती है और मिट्टी की पूरी स्थिति को उस कार्ड में मेंशन कर दिया जाता है कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कौन सी फसल की पैदावार हो सकती है। दूसरी चीज, इस मिट्टी में किन उर्वरकों की अधिकता है, किन उर्वरकों की कमी है। तो जिन उर्वरकों की कमी है वही आप यहाँ मतलब डालिए। तो उससे क्या होगा कि जो अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग होता था, भाई हमको जानकारी तो होती नहीं थी कि हमारी मिट्टी में कौन सी उर्वरक की कमी है, तो हम तो ले जा करके सब डालाते थे। अब हो सकता है कि हमारे जो हमारी मिट्टी है उसमें यूरिया की मात्रा पर्याप्त है, तो अब हम पोटास या और भी जो उर्वरक है हम उनका प्रयोग करेंगे, यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, उर्वरकों की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो वही यहाँ प्रयास किया जा रहा है जो एक तरीके से मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक होगा। फिर मनरेगा के तहत वर्षा जल निकासी का उचित प्रबंधन। देखिए वर्षा जल, जो वर्षा का जल होता है वो बहुत वेग से बहुत कम समय में बहुत वर्षा हो जाती है, और यदि उसका निकास मतलब वो उसको सही से रास्ता नहीं मिलेगा, उसको बहने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो बहुत बड़े क्षेत्र को अपरदित कर देते हैं। आप नदियों के किनारे देख रहे होंगे कि कैसे कितने बड़े भूभाग को वो काट देती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो मनरेगा के माध्यम से जो हमारे जो जल क्षेत्र है उनके निकास की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। फिर प्रदेश में हरित योजना के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना। आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है वो जुलाई के महीने में क्या करती है, बल्क में खूब वृक्षारोपण करती है। तो उसका जो एक बड़ा प्रयास ये है कि भाई पर्यावरण के लिए तो वृक्ष जरूरी है, साथ ही साथ मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी वृक्ष बहुत सहायक होते हैं। इसलिए जो तटबंध होते हैं, जो नहरें होती हैं, उनके किनारे किनारे क्या होता है, वृक्षों का रोपण किया जाता है ताकि वो मिट्टी को बांध के रख सके। तो वही इसमें कहा गया है। फिर सड़कों के किनारे हरित पट्टी, ग्रीन मफलर का विकास। मतलब आप देख रहे होंगे कि जो हाईवेज बन रहे हैं उनके किनारे किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो उससे तो दो तीन फायदा होता है। एक तो होता है कि ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में भी सहूलियत होती है कि जो हाईवे होते हैं उसके बीच बीच में देखिए वो कुछ कुछ छोटे छोटे जो फूल पौधे लगाए जाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो लाइट का वो होता है कि जैसे उधर से कोई आ रहा है इधर से कोई जा रहा है तो लाइट सीधे नहीं पड़ेगा, वो जो वृक्ष होते हैं वो रोक लेते हैं। साथ ही साथ ये हाईवे जो है थोड़ा ऊंचाई पे होते हैं, अगर उनके बगल वृक्ष को लगा दिया जाए तो वहां की मिट्टी को भी बहने से रोक देंगे, नहीं बहने पाएगी, तो मिट्टी को भी बांधे रखते हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि सड़कों के किनारे हरित पट्टी या ग्रीन मफलर का विकास। फिर कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगला पॉइंट आप बता देंगे। और फिर आगे अमृत सरोवरों व वर्षा जल संग्रहण तकनीकी को भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहित कर रही है। कि मतलब जो ये अमृत सरोवर का जो निर्माण हो रहा है प्रत्येक जिले में, तो वो और फिर जो वर्षा जल संग्रहण की भी व्यवस्था प्रदेश सरकार कर रही है, जिसके द्वारा जो है वो कहीं न कहीं मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये जो सम्मिलित जो हमारे प्रयास हैं, इसको आपको दिखा देना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। और एक फिर लास्ट में एक छोटा सा आप निष्कर्ष दे दीजिए हर बार की तरह। निष्कर्ष में बता दीजिए कि इसके साथ ही राज्य सरकार मृदा अपरदन को रोकने एवं भूमि सुधार हेतु उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा बंजर भूमि प्रबंधन एवं वृक्षारोपण से संबंधित कई योजनाओं को भी
संचालित कर रही है। मतलब जो पीछे के जो प्रयास हैं वो तो सरकार कर ही रही है, साथ ही साथ सरकार मृदा अपरदन के लिए क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा बंजर भूमि प्रबंधन एवं वृक्षारोपण से संबंधित कई योजनाओं को भी संचालित कर रही है, जिससे जो हमारा जो लक्ष्य है 15% तक वनारोपण करने का वो फुलफिल हो जाए और मृदा अपरदन की समस्या को भी नियंत्रित कर लिया जाए। तो मतलब जो आपका निष्कर्ष है वो यही जाएगा कि अगर देखा जाए तो मृदा अपरदन की जो समस्या है वो प्रदेश में गंभीर तो है, लेकिन सरकार भी उतनी ही गंभीरता से इसके रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। तो ठीक है, आज के जो प्रश्न का उत्तर है वो यहीं तक है, आगे भी कुछ आप लोग देख लीजिए। देखिए, ये हमारा पिछला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख करें, इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की नई जनसंख्या नीति 2021-30 किस प्रकार सहायक होगी, चर्चा करें। यदि आप लोगों ने ये प्रश्न नहीं देखा होगा तो जरूर देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को लेकर के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसके माध्यम से उसको करने में मतलब सक्षम रहेंगे, सफल होंगे। तो आप लोग यदि नहीं देखे तो इसको देख लीजिए। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था, और जल्दी ही फिर नए प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।